हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से आप बहुत अच्छे होंगे और सीख रहे होंगे एक्टिव अनुज राइट लर्न के साथ। अपना सिंप्लीफिकेशन का फिफ्थ वीडियो हम लेके हाजिर हैं। यहाँ पे फिफ्थ टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ टाइप होगा और फिफ्थ हमारा क्या चल रहा था। अब तक हमने जो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था वो हम पढ़ रहे थे कि संख्या वाले जो जो केवल संख्याओं पर डिपेंड क्वेश्चन थे वो तीसरी वीडियो तक थे, तीसरे टाइप तक थे। चौथी और पांचवी वीडियो में हमारे थ्योरिकल क्वेश्चन चल गए थे। थ्योरिकल क्वेश्चन क्या होता है कि थ्योरिकल क्वेश्चन में टाइप नहीं होते, वो समझने पड़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझ के उसके आंसर देने होते हैं। तो वही समझाने की कोशिश चल रही है कि हर क्वेश्चन में कैसे समझना है और कैसे करना है। आइए चलिए सीखते हैं। कह रहा है एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। मतलब एक टंकी है, बहुत बड़ी टंकी, जैसे आपके घर पे टंकी लगी हुई होती है, तो घर की छत पे आपकी टंकी लगी हुई है और उस टंकी को मैं कहूं कि मोटर की सहायता से न भर के आप बाल्टियों की सहायता से भरे। किसी के पास मजबूरी होगी तो वो बाल्टियों से भर रहा है। तो कैसी भी बाल्टी हो सकती है, वो छत की टंकी ना होगी, एक ड्रम हो सकता है जो ड्रम भरना हो, तो बाल्टियों से आप ड्रम भी भर सकते हैं। तो वो ड्रम वो भर रहा है और 12 बाल्टियों से वो ड्रम भर जाता है। मतलब 12 बार भर भर के वो बाल्टी डाल रहा है और 12 बार भर भर के वो बाल्टी डालने से वो ड्रम भर जाता है। एक बाल्टी जो है, एक बाल्टी उसने कहा है प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर की है। मतलब एक बाल्टी में पानी कितना आता है, 13.5 लीटर एक बाल्टी में पानी आ जाता है। ठीक है, एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ जाता है। और कितनी बाल्टी डाल रहा है, 12 बाल्टी डाल रहा है, तो कितने लीटर हो जाएगा, 12 की गुना कर सकते हैं। 13.5 में 12 की गुना कर दूं तो टोटल जितना वो ड्रम जो भरना है उस ड्रम की कैपेसिटी आ जाएगी कि उसमें टोटल कितना पानी है या कितने लीटर का वो ड्रम है। ठीक है, तो 12 की जब मैं इसमें गुना करता हूं तो 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 12 एकम 12, 12 और 4 16। मैं कहता हूं कि 162 लीटर का वो ड्रम है। ठीक है, जो ड्रम वो भर रहा है वो 162 लीटर का है, क्योंकि 12 बाल्टी डाली है और एक बाल्टी में कितना पानी आ रहा है, 13.5 लीटर आ रहा है। तो एक बाल्टी में जितना पानी आ रहा है उससे 12 से गुना करके हम पूरे ड्रम की कैपेसिटी निकाल लेंगे। पूरे ड्रम की कैपेसिटी कितनी आ गई, 162 लीटर आ गई। ठीक है, पॉइंट एक अंक के बाद पहले है तो एक अंक मैंने ये गुना मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको गुना सिखाई हुई है। संख्या पद्धति के चैप्टर में आप जाएंगे तो वहां पे सारी दशमलव भिन्न के चैप्टर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको डेसिमल के चैप्टर में आपको गुना वगैरह डेसिमल की सारी मिल जाएंगी। वो मैंने पहली वीडियो में अपनी सिखाई हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो हाजिर है, वो आप देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, इस टंकी को 9 लीटर वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। अब टोटल कितना है, टोटल वो 162 लीटर है। ठीक है, वो जो ड्रम है या टंकी है वो 162 लीटर है और 9 लीटर की हमारे पास बाल्टी है। 9 लीटर की कितनी बाल्टियों से, तो इससे हम 9 से डिवाइड कर लेंगे। जितनी लीटर की वो एक बाल्टी है तो कितनी बाल्टी उसमें डालनी पड़ेगी, हम टोटल लीटर को एक बाल्टी के लीटर से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 9 से कट रहा है, देखो 9 एकम 9 और 9 अठे 72। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 बाल्टियों से वो भर जाएगी। ठीक है, 18 बाल्टी डालनी पड़ेगी और वो हमारी भर जाएगी। इतनी बात समझ में आई, 18 बाल्टी इज द राइट आंसर। आपको केवल इतना समझना है, मेन बात क्या है कि टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है और जितनी बाल्टियों से, जब हमें एक बाल्टी की धारिता दे रखी हो और एक बाल्टी ही बाल्टियों की संख्या बता रखी हो और एक बाल्टी की धारिता दे रखी हो या एक बाल्टी की क्षमता दे रखी हो, तो हम टोटल की निकाल सकते हैं कि कितनी बाल्टी डली थी और कितने एक लीटर में कितना पानी आया था। तो 162 लीटर की वो टंकी हो गई। अब 162 लीटर की हमें टंकी पता है और 9 लीटर की बाल्टी से उसे भरना है, तो 9 लीटर की बाल्टी को कितनी बार डालना पड़ेगा, 18 बार डालना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त किया जाता है। मतलब 0.5 सेंटीमीटर अगर कहीं लिखा हुआ है, ये कह रहा है 0.5 सेंटीमीटर अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो किसे दर्शाता है, वो एक्चुअली में 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर 10 किलोमीटर को मुझे दर्शाना है तो मैं कितना खींच रहा हूँ, कितनी लाइन खींच रहा हूँ, 0.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहा हूँ अपने पेज पर, क्योंकि पेज मेरा 10 किलोमीटर का तो है नहीं। मैंने 10 किलोमीटर को क्या मान लिया, 10 किलोमीटर को मैंने 0.5 सेंटीमीटर मान लिया। जब 0.5 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 10 गुना 1/10
0.5, ठीक है। 10 गुना 1/0.5, तो इसका मतलब ये कितने किलोमीटर का हो गया, एक सेंटीमीटर कितने किलोमीटर का हो गया, इसका पॉइंट हटाओ, ऊपर जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 100/5, यानी कि 20 किलोमीटर का ये आधा होता है 0.5 और ये 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है, 20 किलोमीटर को दर्शा रहा है। जब 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर को दर्शा रहा है तो कितने सेंटीमीटर पूछा है, उसने कहा है कि यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी, जो एक्चुअली का नक्शा है उस पर 82.5 सेंटीमीटर जो हमने बनाया हुआ है कागज पे उतना हो, तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है। तो एक्चुअली उसने पूछा क्या है कि वास्तविक दूरी क्या है, उसने बताया है कि मैंने नक्शा जो बनाया है उस पर 82.5 सेंटीमीटर की दूरी खींची है, और 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, 20 किलोमीटर की, तो 82.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, हम 20 में गुना कर देंगे इसकी, ठीक है। 82.5 की 20 में गुना हो जाएगी, ठीक है। इतना ही तो होगा, आप गुना करिए, तो 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16, तो क्या आ गया आपका 1650 किलोमीटर, ठीक है। 1650 किलोमीटर इज दी राइट आंसर। इतनी बात समझ में आई, इतना क्लियर हुआ। जब 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो गया, 20 किलोमीटर के। उसने पूछा 82.5 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 82.5 के, हम 20 किलोमीटर में गुना कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई, तो मैं समझता हूं कि हो गया होगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक किसान अपनी n गायों के कुछ झुंड को, झुंड में कितनी गायें हैं, झुंड में n गायें हैं, अपने 4 पुत्रों में बांटता है। पुत्र कितने हैं, पुत्र 4 है, ठीक है। इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें मिल जाती हैं। जो पहला पुत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सब में ये n गायें बट रही हैं। तो पहले पुत्र को कितनी मिल रही है, n की आधी, यानी कि n/2 गायें मिल गई। दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गायें, पूरे झुंड में कितनी गायें हैं, n की चौथाई गायें, n/4 4 गायें दूसरे पुत्र को मिल गई। तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गायें, तो n/5 गायें तीसरे पुत्र को मिल गई। चौथे पुत्र को कितनी गायें मिली, चौथे पुत्र को 7 गायें मिली। अब ये सारी गायें थी कितनी, ये सारी गायें n थी। अगर मैं इन सारी गायों को जोड़ दूं, जितनी जितनी नहीं मिली, ठीक है, इन सबको जोड़ दूं तो n आना चाहिए। ये 1 2 3 हटा दूं, तो इन सबको जोड़ दूं तो n आना चाहिए। अब मैं इसमें से n की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 20 आ जाएगा, ठीक है। 2 ढाई 20, यानी कि 10n प्लस 4 पंजे 20, 5n, ऐसे ही 5 चौक 20, यानी कि 4n, ठीक है, प्लस 7 इजिकल टू n। ये कितने हो गए, 19 n/20 प्लस 7 इजिकल टू n, ठीक है। क्या आया, 19 n/20 प्लस 7 इजिकल टू n। अब ये जो n है ये इधर ले आओ, और ये या फिर इसे इधर ले जाओ, 7 को तो इधर ही रखो और n में से ये इधर जाके घट जाएगा, तो 19n/20 हो जाएगा, 19n/20 हो जाएगा। तो क्या एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 20, ठीक है। तो 20n यहाँ पे हो जाएगा और 19n यहाँ से घट जाएगा, यहाँ पे इधर 7 है, तो 7 × 20, ये 20 तो इधर गुना में हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा n, तो 7 दूनी 14, 140, n की वैल्यू 140 है, ठीक है। 140 में गायें हैं, समझ आया। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान है अगर समझ के करोगे। तो n गायें थी, पहले पुत्र को n/2 गायें मिली, 1/2 गायें मिली ना, तो n का 1/2 कैसे लिखोगे, n का 1/2 यानी कि 1/2 ऐसे, का मतलब गुना होता है, n का 1/2 करोगे तो n/2 आएगा। ऐसे ही n का 1/4 करोगे तो n/4 आएगा। ऐसे ही 1/5 करोगे,
यहाँ तो सीधा सीधा कहा हुआ है झुंड का 1/5 गाय मिली है और यहाँ पे चौथे को 7 मिली है, तो सारी कितनी की थी, n थी। और आगे का आपको सॉल्यूशन मैंने करके दिखाई दिया है। ठीक है, इस सवाल में क्या कह रहा है देखते हैं दोबारा, है ना। इस सवाल में क्या कह रहा है, राम अपनी संपत्ति का संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपनी पुत्री को, शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दे देता है। पुत्री को 1,25,000 रुपए मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति कितनी थी। मैं कहता हूं कि उसकी सारी संपत्ति अगर मैं एक मान लूं, जैसे रोटी का एक पूरा, रोटी पूरी एक होती है, उसके टुकड़े कर देते हैं, 4 टुकड़े कर दिए तो चौथा हिस्सा 1/4 कहलाएगा। 2 टुकड़े कर दिए तो 1/2 हो गया, 1/2 ये 1/2 ये, ऐसे ही पूरा हिस्सा मैंने मान लिया संपत्ति का उसकी 1 है। अब वो कह रहा है राम अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी को दे रहा है, तो वाइफ को कितना दे रहा है, वाइफ को 1/2 भाग दे रहा है। ठीक है, बाकी बची संपत्ति, बाकी बची कितनी उसके पास, 1/2। बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को दे रहा है। बाकी बची संपत्ति का, अच्छा बाकी बची संपत्ति का आधा भाग, इसका भी आधा भाग दे रहा है, तो इसका आधा भाग दे रहा, तो उसने अपने पुत्र को कितना दिया, 1/4 भाग दे दिया। ठीक है, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग कह रहा है ना, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग कैसे निकलेगा, गुना में 1/2 करना पड़ेगा, तो 1/4 आ गया। अब शेष संपत्ति का 1/3, शेष संपत्ति कितनी बची, ये वाइफ के पास चली गई, ये सन के पास चली गई, तो शेष निकाल लो, इन दोनों का टोटल करो, तो टोटल कितना आ गया, 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 3/4 तो जा चुकी, कितनी बची, एक में से 3/4 घटा लो, तो कितना एलसीएम आ जाएगा इससे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 3 = 1/4, तो 1/4 अब बची शेष संपत्ति का 1/3, इसका 1/3 करो, 1/3 करने से कितना आ रहा है, 1/3 करने से 1/12 आ रहा है, तो 1/12, ये जो 1/12 हिस्सा है इसने अपनी डॉटर को दिया, और ये तो हमारे अनुसार है 1/12, ये 1/12 हिस्सा कितने के बराबर है, अपनी पुत्री को कितना दे रहा है, 1/12 हिस्सा किसके बराबर है, 1,25,000 के बराबर है। और पूरी संपत्ति पूछ रहा है ना कि उसकी पूरी संपत्ति कितनी है, पूरी संपत्ति हमने कितनी मानी थी, 1, तो 1 किसके बराबर है, 1,25,000 बटे 1/12, इस 12 के ऊपर गुना हो जाएगी, तो 1,25,000 में 12 की गुना कर दो, 3 जोड़ी जो के तू 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24, 24 6 30, 3 हासिल, 12 एकम 12, 12 और 3 15, 1,50,000 रुपए उसकी टोटल, 1,50,000, सॉरी 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए उसकी टोटल संपत्ति है। यही कंफ्यूजन हो रहा था कि 1,50,000 रुपए कैसे हो जाएगी, क्योंकि 1,25,000 तो एक ही जने को मिल गई। ठीक है, ये समझ आ गया कि आप एक से भी इसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा कि क्या हुआ है, मैंने जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे इस वीडियो को रोक रोक के आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर हम समझते हैं कि कुछ व्यक्ति और समान संख्या में जितने व्यक्ति जा रहे हैं उतने ही घोड़े जा रहे हैं, घोड़ों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या समान है। आधे व्यक्ति क्या होता है कि बीच में आधे घोड़े घोड़ों की पीठ पर बैठ जाते हैं, शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है तो घोड़े कितने हैं। मैं कहता हूं कि व्यक्ति x हैं, व्यक्तियों की संख्या मैं x मान लेता हूं, तो घोड़े भी मेरे पास x ही होंगे क्योंकि समान संख्या में जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठ जाते हैं। अब मुझे क्या जाना है, मुझे पैरों पर जाना है। जब आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठ गए तो पैर तो उनकी चमकेंगे नहीं, क्योंकि इसने पैरों की बात की है, तो पैर तो उनके चमकेंगे नहीं, तो आधे व्यक्ति जमीन पर रह गए। जमीन पर रहने वालों की संख्या कितनी आ गई, x/2 आ गई। आधे तो घोड़ों की पीठ पर बैठ गए, जब जमीन पर मैं जमीन पर लिख देता हूँ, जमीन पर कितने हैं व्यक्ति, जमीन पर व्यक्ति x/2 व्यक्ति रह जाएंगे। ठीक है, और जमीन पर घोड़े कितने रह जाएंगे, घोड़े सारे के सारे जमीन पर ही है। ठीक है, घोड़े किसी के ऊपर बैठे तो नहीं, तो शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं, शेष व्यक्ति ये वाले घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं और ये घोड़े जमीन पर हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है, अब देखो आदमी की, ये आदमी है, ये आदमियों की संख्या है, आदमी के कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे, तो 2 की गुना कर दूंगा क्योंकि पैर तो आदमी के 2 ही गिने जाएंगे।
घोड़ों के पैर कितने गिने जाएंगे? घोड़ों के पैर 4 गुने जाएंगे, तो 4 की गुना कर दूंगा। अब मैं अगर इन्हें जोड़ लूं तो टोटल पैरों की संख्या आ जाएगी जो जमीन पे है। इन्हें अगर जोड़ लूं तो टोटल पैरों की संख्या आ जाएगी जो जमीन पे है। तो इसके बराबर किसे रख सकता हूं? कितने पैर दिए मुझे? 70 पैर दिए। तो इससे मेरी घोड़ों की संख्या आ जाएगी, या व्यक्तियों की संख्या भी उतनी है जितनी मैंने एक्स मानी है। तो 2 से तो 2 कट गया यहाँ पे, तो x प्लस कितना हो गया? 4x इजिकल टू 70। तो 5x इजिकल टू 70 हो गया। x इजिकल टू 70/5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो 14 इज दी राइट आंसर। 14 ही आदमी है और 14 ही वो घोड़े हैं। आपको बात समझ में आई? एक बार और रिपीट करता हूँ। कुछ व्यक्ति हैं और कुछ घोड़े हैं जो समान संख्या में कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठ जाते हैं। मैंने माना कि वो व्यक्ति भी एक्स होंगे और वो घोड़े भी एक्स होंगे संख्या में। जब आधे व्यक्ति उसके घोड़ों की पीठ पर बैठ गए तो कितने बचे जमीन पर? एक x/2 बचे। और जितने व्यक्ति हैं उनके कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। तो 2 की मैंने गुना कर दी क्योंकि मुझे पैर पे जाना है। पैरों की संख्या दी हुई है, तो पैरों की संख्या अगर मैं आदमियों की निकालूंगा तो 2 की गुना करनी पड़ेगी। और कितने घोड़े हैं? सारे के सारे घोड़े जमीन पर हैं। घोड़ों के कितने पैर हैं? 4 है। तो 4 की गुना कर दूंगा तो सब घोड़ों के पैरों की संख्या आ जाएगी। सबके पैरों की संख्या अगर मैं जोड़ लूं तो कितनी हो रही है? 70 हो रही है। तो 70 को मैंने इसके बराबर में रख लिया, तो यहाँ से 2 कट गया और यहाँ से x का मान मेरा आ गया। यानी कि जो मैंने x का मान माना था, x किसके मान माना था? x मैंने व्यक्तियों की संख्या और समान संख्या में घोड़ों की संख्या मानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए तथा बी में प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। मैं कहता हूं कि ए के पास, मैंने मान लिया ए के पास x रुपए हैं, रुपए x है। और बी के पास, मैं कहता हूं कि बी के पास रुपए y है। सब दोनों के पास रुपए है ना, तो दोनों के पास मैंने मान लिया एक के पास x रुपए है, एक के पास y रुपए है। अब इन दोनों में संबंध दिया हुआ है। संबंध क्या दिया हुआ है? यदि ए बी को 50 रुपए दे दे। अब देखो, जब ए जो है, ए के पास x रुपए है और ये अपने पास से 50 रुपए दे देगा तो 50 रुपए कम हो जाएंगे। और किसे दे रहा है? y को दे रहा है, तो y के पास 50 रुपए जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब दे देता है तो इन दोनों में क्या होता है? तो b के पास a के पास बचे रुपए से दुगने रुपए होंगे। b के पास, जो ये b है, इसके पास इस रुपए से दुगने रुपए, ये जो संख्या है ये इस संख्या से, ये जो माइनस करके संख्या आएगी और ये जो जुड़ के संख्या आएगी, ये जो संख्या है ये इस संख्या से दोगुनी है। ये जो संख्या है ये दुगनी है इससे। तो अगर मैं इन्हें बराबर रखना चाहता हूं तो किसमें 2 की गुना कर दूंगा? 2 की गुना इसमें कर दूंगा, क्योंकि ये तो दुगनी है। वो कह रहा है ये तो दुगनी हो गई, 50 जोड़ते ये तो दुगनी हो गई। और मुझे अगर इन दोनों को बराबर में रखना है, एक इक्वेशन बनानी है, तो मैं बराबर रख के यहाँ पे और किसे दुगना कर दूंगा? इसे दुगना कर दूंगा। ठीक है, तो जब ये इसे दुगना कर दूंगा तो सारी वैल्यू दोनों की बराबर आ जाएगी। ऐसी एक और संबंध दिया हुआ है। एक और संबंध में क्या हुआ है कि यदि बी ए को 20 रुपए दे देता है, अब इसने रुपए दिए है तो वाई ने 20 रुपए दे दिए, तो वाई के पास से कम हो गए। और किसे दिए? एक्स को दे दिए, तो एक्स के पास ये जुड़ गए। और ऐसा होने पे इन दोनों संख्याओं में क्या हुआ है? ए के पास बी के पास बचे रुपए से 3 गुने रुपए हो गए। ये जो ए है इसके पास 3 गुने रुपए हो गए, तो 3 की गुना किसमें करूं? इसमें गुना कर दूं तो ये बराबर हो जाएगी। ये संख्या 3 गुनी कह रहा है, 3 गुनी हो गई। तो अगर मैं इस संख्या में 3 की गुना कर दूं तो इसे बराबर रख सकता हूं। अब देखो, यहां से हमारी इक्वेशन बन गई। तो क्या हो गया? इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x हो जाएगा माइनस के 100 इजिकल टू y प्लस 50। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा? यहां से आप निकाल सकते हैं 2x इजिकल टू y प्लस 50 प्लस 100। ये जो 100 इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस में ले लिया, तो क्या हो गया? y प्लस ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए, इसे भी सोल्व कीजिए। इसे क्या कह रहा है? 3y माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, x प्लस 20। ठीक है, x प्लस 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3y इजिकल टू x प्लस 20 और ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 60 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो
तो क्या हो जाएगा 3y इजिकल टू x प्लस 80। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से y बराबर निकालता हूं। यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, y इधर ही रखो, y बराबर से इधर ही रखो, और बराबर से इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस के 150। ठीक है, y इधर ही रहा और 150 इधर चला गया, तो 2x माइनस के 150, y का मान आ गया। मैं y के मान को इस इक्वेशन में रख ले रहा हूँ, इस इक्वेशन में y के मान को रख ले रहा हूँ। तो 3 इंटू 2x माइनस 150 इजिकल टू x प्लस 80। ये इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, इस इक्वेशन 1 के में से y का मान मैंने यहाँ पे रख लिया 2 में। ठीक है, तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, जगह नहीं बची है। देखो मैं यहाँ करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा यहाँ कर देता है, तो क्या हो गया 3 दूनी 6x माइनस 15 तिया 45। ठीक है, x प्लस 80। अब देखो 6x क्या बचा, 6x माइनस x, इस 6x में से ये x इधर आके घट जाएगा, तो 6x माइनस x बराबर उधर कितना है 80। ठीक है, 80 में ये जाके जुड़ जाएगा 450। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे 5x इजिकल टू, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 13, और 4 और 1 5, 530। जब हम 530 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 छंग 30, तो 106 ए के पास कितने रुपए हैं 106 रुपए हैं। ए के पास कितने रुपए हैं 106 रुपए हैं। तो दो इक्वेशन इसमें बनेंगी और दोनों इक्वेशनों में से एक में से एक में से मैंने y का मान निकाला और दूसरे में y का मान पुट कर दिया, तो y का मान पुट करने से मेरा x का मान आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पेड़ लगा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेड़ लगा रहा है। 225 मीटर लंबी एक सड़क है, उसमें बराबर बराबर दूरी पर उसने पेड़ लगाया और 26 पेड़ लगा दिए। ठीक है, कम इस दूरी के आरंभ में और अंत में भी पेड़ लगा हुआ है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि मेरे पास 2 मीटर लंबी सड़क है। ठीक है, और मैंने यहां भी पेड़ लगाया, बीच में भी पेड़ लगाया और यहां भी पेड़ लगाया। ठीक है, पेड़ कितने लगे, पेड़ 3 लगे और उनके बीच की दूरी पूछ रहा है मुझसे, उनके बीच की दूरी पूछ रहा है कि 2 पेड़ के बीच की दूरी बताओ। तो जितने पेड़ों की संख्या मेरे पास कितनी है 3 है, और कितने मीटर की दूरी है 2 मीटर की दूरी है। तो मुझे देखने से समझ में आ रहा है कि एक पेड़ के बीच की दूरी 1 मीटर हो गई। लेकिन अगर हम सोल्व करते हैं या 1 मीटर आंसर निकालते हैं तो हमें पेड़ों की संख्या में एक कम करके लेना पड़ रहा है। ठीक है, या तो इधर से कम ले लो या इधर से कम ले लो, तो पेड़ों की संख्या को हमें 2 लेना पड़ रहा है, तभी तो हमारा 1 मीटर, दो पेड़ों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या लेना पड़ रहा है, हमें एक पेड़ इसमें से छोड़ना पड़ रहा है। जब भी उसने कहा है ना कि इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगा हुआ है, तो दूरी के आरंभ में और अंत में अगर पेड़ लगा हुआ है और टोटल दूरी हमें दी हुई है, तो हमें एक पेड़ छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें 2 पेड़ों के बीच की एक्चुअल दूरी निकालनी है तो एक पेड़ हमें छोड़ना पड़ेगा, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास एक्चुअली कितनी दूरी है 225 मीटर है। ठीक है, 225 मीटर में कितने पेड़ लगे हैं 26 पेड़ लगे हैं, और उसने पूछा है कि 2 क्रमागत पेड़ों के बीच में, यानी कि जो दो पेड़ लगाए गए हैं उनके बीच की दूरी कितनी है। तो हमें एक पेड़ को छोड़ना होगा और एक पेड़ छोड़ के हमें 25 से इसे डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 निम्न 225। तो एक पेड़ के बीच की दूरी 9 मीटर, 2 पेड़ के बीच की दूरी 9 मीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार हमें एक पेड़ को छोड़ना होगा। उसने कहा है दूरी के आरंभ में और अंत में भी पेड़ लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने 10 मीटर की दूरी ले ली और 10 मीटर की दूरी में हमने 1 2 3 4 और 5 पेड़ लगा दिए। ठीक है, और हमें पता है कि हर एक के बीच की दूरी सेम है, हर एक के बीच की दूरी सेम है, हमने ये कहा है। तो कितने पेड़ लगे 5 पेड़ लगे, और दूरी कितनी है, दूरी मैंने मान ली 20 मीटर की दूरी है। तो
एक पेड़ के बीच की दूरी कितनी बैठ रही है? 1 2 3 4, 4 हिस्से बने। अब 4 हिस्सों में दूरी कितनी बैठ रही है? दूरी हमारी 5 चौक 20, 4 पंजे 20, तो 5 मीटर ये होगा, 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, तभी तो 20 बैठ रहा है। तो कितनों से भाग करना पड़ रहा है 20 को? 20 को हमें 4 पेड़ों से भाग करना पड़ रहा है, तब 5 आ रहा है। 2 पेड़ों के बीच की दूरी 5 तब आ रही है। तो वही एग्जाम्पल मैंने पेश करने की कोशिश की है कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। देखो, उसने कहा है कि मैं ऐसे ऐसे बालक खड़े कर रहा हूं और एक में 30 हैं इस तरह, ठीक है। और ऐसी ऐसी मेरे पास कितनी कितनी वो बनी रो, ऐसी ऐसी मेरे पास, ऐसे करते करते 16 रो और कॉलम आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 16 तो इस तरह बन गए और 30 एक में छात्र खड़े हैं। तो मेरे पास छात्रों की संख्या आ जाएगी 30 की मैं अगर 16 में गुना कर दूं। ये एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, मैं कहता हूं कि 20 बच्चे खड़े हैं, 20 बच्चे खड़े हैं और एक लाइन में मैंने 4 बच्चे खड़े किए। ये ऐसे लाइन है और एक लाइन में 4 बच्चे खड़े हैं ऐसे, ठीक है। कितनी लाइनें बनेंगी? 4 4 की ऐसे 5 लाइनें बनेंगी, ठीक है। 4 एकम 4 दुनिया 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पंजे 20, तो 4 4 खड़े कर रहा हूं, तो ऐसे 5 ऐसे 5 बन रही है, 5 ऐसे बन रही है और एक लाइन में 4 खड़े हैं। तो टोटल कैसे आ रहा है? 4 की गुना 5 में करने से टोटल आ रहा है कितने बच्चे थे? 20 बच्चे थे। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, तो 30 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं और लाइनें कितनी बनी हुई है? लाइनें मेरी 16 बनी हुई है। तो मेरे गुना करने से क्या आ जाएगा? दोनों की गुना करने से मेरा टोटल आ जाएगा कि कितने बच्चे हैं। 16 दूनी 32, 16 48, 480 टोटल बच्चे हैं। ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। 480 जब टोटल बच्चे हैं, वो कह रहा है कि प्रत्येक कतार में अगर 24 बच्चे खड़े करूं, 24 बच्चे अगर 30 की जगह 24 बच्चे खड़े करेगा तो कितनी कतारें बनेंगी? तो 16 से ज्यादा बनेंगी क्योंकि 30 खड़े कर रहा था, अब तक तो 16 बन रही थी, 24 खड़े करेगा तो 16 से ज्यादा कतारें बनेंगी। तो वो आंसर हमारा कैसे आ जाएगा? 480 टोटल बच्चे हैं और एक रो में हमारे 24 खड़े हो रहे हैं, तो कितनी कतारें बन जाएंगी? इसे हम डिवाइड कर लेंगे, 24 दूनी 48, तो 20 कतारें हमारी बनेंगी, ठीक है। 20 इज दी राइट आंसर, 20 कतारें हमारी बन जाएगी, ठीक है। 480 को 24 से डिवाइड कर लोगे तो 20 आ जाएगी, तो 20 कतारें आप बना लो, 20 कतारों में वे खड़े हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में समझते हैं। कुछ मिठाइयों की संख्या नहीं पता, 175 बच्चों में बंटनी थी। 175 बच्चे थे जिनमें कुछ मिठाइयां बंटनी थी, बराबर बराबर बंटनी थी, ठीक है। परंतु 35 बच्चे नहीं आए, तो 35 बच्चे एब्सेंट हो गए। कुल मिला के कितने बच्चे हैं वहां पे? अब वहां पे 140 बच्चे हैं। जिस जगह पे 175 बच्चे आने थे वहां पे 140 बच्चे आए, लेकिन मिठाइयां तो आ चुकी ना, प्रिंसिपल ने मंगा ली है, ठीक है। 175 बच्चों के लिए बराबर बराबर बांटने के लिए मंगा ली गई थी, ठीक है। तो जब 35 बच्चे नहीं आए तो 140 बच्चों में वो मिठाई बांट दी गई। तो जब 140 बच्चों में बांट दी गई तो हर बच्चे को जितनी मिठाई मिलनी थी, टॉफी मुंह से निकल रहा है, जितनी मिठाई मिलनी थी उनसे 4 मिठाई उन्हें ज्यादा मिल गई। वो किस कारण मिली? अगर ये 35 बच्चे आए होते तो ये 4 मिठाई उन्हें फालतू मिली है, तो 4 मिठाई किस में बटी है? 140 बच्चों में 4 मिठाई बटी है। तो अगर मैं 140 में 4 की गुना करूं तो कितनी मिठाई बटी फालतू? 14 चौका 56, 560 मिठाई फालतू बट गई, ठीक है। वो किस में बटनी थी? 560 मिठाई 35 बच्चों में बटनी थी। तो 35 बच्चों में अगर 560 मिठाई बटनी थी, 35 बच्चों में बटनी थी ना, ये जो इसको 140 को 4 ज्यादा मिली है, किस वजह से मिली है? वे जो 35 नहीं आए उनकी वजह से मिली है। तो चार जो फालतू मिली है 140 को अगर टोटल निकाल लूं तो टोटल कैसे आएगा? गुना करके आ जाएगा। तो 560 मिठाई 35 बच्चों में बटनी थी जो इन्हें मिल गई, तो 560 मिठाई 35 बच्चों के लिए 560 मिठाई है। तो 175 बच्चों के लिए वो पूछ रहा है ना कि टोटल मिठाई कितनी थी, कितनी मिठाई वितरित की गई, ठीक है। तो वितरित की गई 175 बच्चों में जो पिटनी थी उनकी मिठाई वितरित की गई। तो 175 में कितनी मिठाई वितरित की गई है? 175 की गुना हो जाएगी
और बट्टे में 35 चला जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। 5 सते 35, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, तो कितना हो जाएगा 0, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 2800 मिठाई थी में जो 175 बच्चों में बंटनी थी। इतना समझ में आ गया। वो जो फालतू मिठाई है वो निकालनी, वो जो फालतू मिठाई बटी है, एक बच्चे को जो 4 मिठाई फालतू बटी है 140 बच्चों में बटी है, तो 140 की 4 में डिवाइड कर गुना करके 560 आ जाएगा। ये 560 मिठाई 35 बच्चों में बटनी थी। तो 175 बच्चों में कितनी मिठाई बटने के लिए आई थी? तो 28। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि गणतंत्र दिवस पर, एक सेकंड मेरा माइक उतर गया। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में से एक समान मिठाई बांटी जानी थी। 450 बच्चे थे, उनमें एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चे नहीं आए। 450 बच्चे थे, 150 बच्चे नहीं आए। कितने अवेलेबल हैं? 300 अवेलेबल है। ठीक है, इस कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाई मिली। तो 150 बच्चों में जो मिठाई बटनी थी, वो जो मिठाई बटनी थी वो किस में बट गई? वो इनमें बट गई 300 में, और इन तीन को 3 अतिरिक्त मिठाई मिली। तो 300 में 3 अतिरिक्त मिठाई जो बटी है उसकी गुना कर लो। कितनी कितनी अतिरिक्त मिठाई बटी है? 900। ये जो 900 मिठाई है किस में बटनी थी? ये 150 में बटनी थी। ठीक है, ये 150 में बटनी थी। तो 150 के लिए मिठाई कितनी थी? 900। ठीक है, 450 के लिए मिठाई कितनी होंगी? 450 के लिए मिठाई कितनी होंगी? 900 गुना 450 बटे 150, 15 तिया 45, 3 नम 27। ठीक है, तो 2700 क्या आ गया? 2700 हमारी टोटल मिठाई आ गई। तो कितना में बटनी है? 450, इसमें 300 में बटनी है क्योंकि 300 अवेलेबल है। तो 2700 को 300 से भाग कर दो, तो 3 नम 27। प्रत्येक को कितनी टॉफी दे दो? 9 टॉफी दे दो। ठीक है, प्रत्येक को 9 टॉफी मिली। उसने कहा ना प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली है, तो प्रत्येक बच्चे को 9 टॉफी मिली है। हमने टोटल टॉफी निकाल ली। टोटल टॉफी 450 के लिए कितनी आई होंगी? 2700 टॉफी आई थी। 2700 टॉफी कितनों में बटी? 300 में बटी। ठीक है, 300 में बटी तो एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली? 300 से डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 2 की पावर 5 गुना में 9 की पावर 2 लिखने के लिए कहा गया था। उसने क्या किया? उसने गलती से 2 5 9 2 लिख दिया। पावर में ना लिख के सीधे डायरेक्ट संख्या लिख दिया। और तो उन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर होगा? तो मैं अगर इसे सोल्व करता, मैं अगर इसे सही लिखता, ऐसे लिखता तो कितना आंसर आता? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। जब हम 2 की पावर 5 को खोलेंगे तो 32 आ जाएगा। गुना में क्या आएगा? 9 नम 81। तो हम 32 की जब 81 में गुना करेंगे, 32 की 81 में गुना करोगे तो इधर तो 32 आ गया। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। कितना आ गया? 6 और 3 9, 5 और 2, तो 2592। 2592 इन दोनों की गुना करेंगे तो 2592 आ गया। अब उसने उसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया। तो जब इसे हल कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो यही आ रहा है। तो वो पूछ रहा है इनके संख्यात्मक मान में कितना अंतर है। संख्यात्मक मान में ये भी 2592 है और ये भी 2592 है। तो संख्यात्मक मान में तो 0 अंतर आ रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। 0 इज दी राइट आंसर। इतनी बात समझ में आई? हमें ऐसे लिखना था, सही आंसर हमारा ये था। सही ऐसे लिखना था, इसे हम खोलते तो संख्यात्मक मान क्या आता? 2592 आता। उसने यहाँ का संख्यात्मक मान यही है 2592, तो दोनों में संख्यात्मक मान में 0 का अंतर आएगा।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक वन है और उसमें कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। बाघ मतलब चीता, या चीता टाइप में होता है बाघ, ठीक है। यदि उनकी कुल 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 1746 तो टांगे हैं और 858 सिर है। अब देखो तोते के भी एक ही सिर होता है और बाघ के भी, तो उनकी सबकी टोटल संख्या कितनी है। इसका मतलब जब उनके एक एक ही सिर होता है तो टोटल संख्या उनकी कितनी है, 858 वो टोटल है। इसमें तोते भी हैं और बाघ भी है, ठीक है। कुल टांगे उनकी कितनी है। अब मैं मान लेता हूं कि अब यहां से मुझे पता लग गया कि उनकी टोटल संख्या 858 है। मैं मान लेता हूं कि x तो तोते हैं, तोते x है, तो बाघ कितने बचेंगे, बाघ 858 माइनस x बचेंगे। तोते अगर मैंने x मान लिए तो इसमें से 858 में से x को घटा दो तो सब तो बाघ बचे। तो अब टांगे टांगे उनकी 1746 है। तोते के कितनी टांग है, तोते के 2 टांग है, तो 2 की गुना करूं x में तो तोतों की टांग आ गई, प्लस बाघ की कितनी टांग है, बाघ की 4 टांग है, 4 की गुना कर दो इस संख्या में 858 माइनस x में, ठीक है। इस संख्या में पूरी में 4 की गुना कर दो तो बाघ की टांगे आ जाएंगी। और इस संख्या में क्योंकि ये हमने तोते माने तो तोते कितने हैं, तोते x है, तो तोतों के अगर पैर पे जाना है तो पैर कितने होंगे, 2 होंगे। और इन दोनों का टोटल कितना है, 1746। 1746 इनका टोटल है, तो बराबर में रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे गुना करो 4 अठे 32, 4 पंजे 20 और 3 23, 2 हासिल हो गए, 4 अठे 32, 32 और 2 34 माइनस 4x इजिकल टू 1746। एक बार और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 4 में से माइनस के 2 जाएंगे, माइनस के 2 ही बचेंगे, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 1746 इधर है और ये इधर जाएगा तो माइनस के 3432। तो 3432 माइनस के हैं और प्लस के हैं तो घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस के कितना बचा, 12 में से 6 गए 6, 12 में से 4 गए 8, फिर कितना बचा 13 में से 7 गए 6 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस के 2x के बराबर। इसमें से घटा के ये आ गया। अब ये माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 1686 बाई 2। तो x का मान कितना आ गया, तोते ही पूछा ना हमसे, तो तोतों की संख्या हमने मानी थी x का मान कितना आ गया 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 843 आपकी तोतों की संख्या आ जाएगी। 843 आपकी तोतों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ तक हम सिंप्लीफिकेशन में सीख चुके हैं। जिसे सवाल समझ ना आए इस वीडियो में, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जिसे सवाल समझ ना आए वो वीडियो को एक बार रोक रोक के देखे, बहुत स्लोली देखे, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप ये मत समझे कि शॉर्टकट कोई टीचर पढ़ा देगा तो आप सक्सेस हो जाएंगे, शॉर्टकट से कभी सक्सेस नहीं होंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बनेगा नहीं, ठीक है। तो शॉर्टकट के पीछे ना जाएं। जितना भी यूट्यूब पे शॉर्टकट पढ़ाते हैं, शॉर्टकट के पीछे मैं आपको ये ट्रिक बता दूंगा, आप ये आजमा लेना कि आप ट्रिक 1 दिन याद रख लेंगे, 2 दिन याद रख लेंगे, 2 महीने बाद देखेंगे आपकी ट्रिक गायब, ठीक है। अगर आप ये चीज सीख लेंगे कि कैसे करना है तो आप जीत जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।